नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं डस्टिन पोरियर के बारे में, जहां पर डस्टिन पोरियर फादर्स डे पे ड्रंक हो जाता है और उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। बट अब रिसेंटली ये जो अरेस्ट है इसकी फुटेज निकल के आ चुकी है और यहाँ पर डस्टिन पोरियर ने जो किया है वो पुलिसमैन के साथ फाइट करने की ट्राई कर रहा होता है। तो ओवरऑल फुटेज फन भी है बट इसी के साथ डस्टिन के लिए थोड़ा सा सैड भी लगता है। तो जो वीडियो निकल के बाहर आई है, अब मैं वीडियो को तो नहीं दिखा सकता बट यहाँ पर डस्टिन एयरपोर्ट पर है और वहीं से उसे अरेस्ट किया जाता है, जहां पर जैसे ही कॉप आता है एकदम से उसे पता लग जाता है कि ये डस्टिन पोरियर ही है। वो डस्टिन को पूछता भी है कि क्या वो डस्टिन पोरियर है और बस यहीं से डस्टिन कॉप के ऊपर पूरा चढ़ जाता है, जहां पर डस्टिन पूरा स्क्वेयर अप कर लेता है और इनवाइट करता है कॉप को फाइट करने के लिए। ऑलमोस्ट वो कॉप से फाइट करने के लिए जंप इन भी कर गया था। इसी के साथ फनी चीज यहाँ पर यह है कि कॉप थोड़ा सा डर गया था, वो बैकवर्ड मूव हो रहा होता है और डस्टिन को बोल रहा होता है कि वो उसके साथ फाइट नहीं करना चाहता, काम डाउन। बट दूसरी साइड डस्टिन उसे एन वर्ड्स वाली गालियां दे रहा होता है। तो ये चीज बहुत ज्यादा वायरल हो रही है कि यहाँ पर डस्टिन पूरा ड्रंक है और वो एन वर्ड्स को बोल रहा होता है। इवन शॉन स्ट्रिकलैंड भी इसको लेकर ट्वीट करता है कि वो केयर नहीं करता कि बाकी लोग क्या बोलते हैं, बट डस्टिन पोरियर एक रियल एन है। और इसके साथ उस दिन डस्टिन पोरियर भूल जाता है कि वो एक वाइट मैन है। तो नॉट गोना लाई गाइस, ये पूरी वीडियो देखने में मजा आ गया बट हाँ, इसी के साथ सिचुएशन बहुत ज्यादा टेंस थी। एक टाइम पर ऐसा भी होता है जब डस्टिन बहुत ही ज्यादा बोल रहा होता है कि वो फाइट करने के लिए रेडी है और वो स्क्वेयर अप भी हो जाता है। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कॉप ने अपने टेजर को निकाल लिया था और पॉइंट कर रहा था वो डस्टिन पोरियर के ऊपर। यानी कि अगर वहां पर डस्टिन चार्ज करके फाइट करने की ट्राई करता ना कॉप को, तो कॉप ने उसे टेज कर देना था और डस्टिन को हमने देखना था नॉकडाउन होते हुए। पर इसी के साथ जैसे मैंने कहा, ये थोड़ा सा सैड भी है देखना, जहां पर तुम बोल सकते हो डस्टिन अभी भी कोप कर रहा है कि वो रिटायर हो चुका है, क्योंकि एज वी नो डस्टिन एक रियल फाइटर है। वो चाहे तो वो अभी भी फाइट कर सकता था। हमने बहुत बार डस्टिन को सुना भी है कि वो स्टिल मिस करता है फाइटिंग करना। तो थोड़ा सा हम इसको कोप भी बोल सकते हैं कि कोप कर रहा है डस्टिन कि वो फाइट नहीं कर पा रहा। इवन डस्टिन कपल ऑफ इंस्टा स्टोरीज को भी डालता है जहां पे वो यही कह रहा होता है कि उसके लिए फाइटिंग से अवे मूव करना हार्ड है और वो ट्राई कर रहा है लिव करने की नॉर्मल लाइफ, और इसीलिए वो जानता है कि उसे हेल्प चाहिए। तो वो पूरी ट्राई कर रहा है अपने माइंड को राइट सेट करने के लिए और फॉरवर्ड मूव करने के लिए। तो ऑब्वियसली डस्टिन मिस कर रहा है फाइटिंग को, और मे बी जस्टिन को चैंपियन बनता हुआ देखकर डस्टिन पोरियर और भी ज्यादा मिस कर रहा हो फाइटिंग को, जहां पर दोनों समवट सेम ही एज के थे, दोनों के ही एक्लेट्स जो थे वो ऑलमोस्ट बराबर थे। बट अब रिसेंटली जस्टिन एक बहुत बड़ा अपसेट पुल करके चैंपियन बन चुका है। तो मे बी डस्टिन का माइंड वहां पर भी जा रहा हो कि सेम ही एज पर जस्टिन ने करके दिखा दिया, बट खुद उसने रिटायरमेंट ले लिए। अब इसको लेकर ऑब्वियसली उसे बैकलैश में मिल रहा है, जहां पर कोबी का विंटर फ्रंट आता है और बहुत कुछ बोलता है कि ये चीज अब सबको पता लगने वाली है कि रियल लाइफ में डस्टिन कैसा था। इसी के साथ अब काफी लोग कॉनर मैग्रेगर को भी लेके आ रहे हैं, जहां पर जब कॉनर खुद अरेस्ट हुआ था तो डस्टिन ने उसे बहुत ज्यादा ट्रोल किया था, बट अब सेम चीज के लिए डस्टिन पोरियर भी अरेस्ट हो चुका है। इनफैक्ट तुम दोनों के मग शॉट्स को भी देख सकते हो, डस्टिन पोरियर स्टिल बहुत ज्यादा ड्रंक लग रहा है और कॉनर का तो ऐसा लग रहा है कि उसका फन टाइम चला हुआ है। एनीवेज, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट। तो अब बात करते हैं यूएफसी की न्यू रैंकिंग्स के बारे में, जहां पर कल से यूएफसी ने बहुत बड़ा स्टेप उठा लिया है। यूएफसी की न्यू मेटा रैंकिंग्स आ चुकी हैं। अब ये जो न्यू मेटा की रैंकिंग्स हैं, पहले इसके रूल्स को देख लेते हैं कि कैसे ये वर्क करने वाली है, और उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूं कि कितने बड़े चेंजेस आए रैंकिंग्स में। कुछ फाइटर्स तो बहुत ही ज्यादा नीचे पुश हो गए, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। बट सबसे पहले ये रैंकिंग्स कैसे वर्क करने वाली है, तो 95% तो फाइटर्स को जिस वे से प्लेसमेंट मिलेगी वो तो विन करने से ही मिलेगी, जहां पर अगर वो फाइट्स को विन करते रहते हैं तो ऑब्वियसली वो रैंकिंग को क्लाइम करते रहेंगे। बट अब इसके बाद एक न्यू चेंज आता है जो पहले मीडिया की रैंकिंग्स में नहीं था, जहां पर जो फाइटर्स एक्टिवली फाइट कर रहे हैं और फाइट्स को विन कर रहे हैं तो उनका रैंक जल्दी ऊपर जाने वाला है। वो जल्दी रैंक को क्लाइम करेंगे एज कंपेयर टू वो वाले फाइटर्स जो फाइट्स को विन तो कर रहे हैं बट इतने ज्यादा एक्टिव नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल साल में बस एक ही फाइट कर रहे हैं, तो वैसे फाइटर्स का जो रैंक अप होगा वो इतना ज्यादा फास्ट नहीं होगा एज कंपेयर टू वैसे फाइटर्स जो एक्टिवली साल में 2 से 3 फाइट्स कर रहे हैं, इवन 4 फाइट्स कर रहे हैं, उनके कंपैरिजन में। तो मेजॉरिटी जो फाइटर का रैंक अप होगा वो इन्हीं बातों से होने वाला है। बट हाँ, इसी के साथ एक और पॉइंट ऐड किया गया है जो कि मीडिया रैंकिंग में मिसिंग था, और ये गाइस मेरी ओपिनियन में बहुत अच्छी एडिशन है, जहां पर जो फाइटर्स फाइट को विन कर रहे हैं बाय फिनिश, उनके रैंक को अब हल्का सा बूस्ट मिलने वाला है एज कंपेयर टू जो फाइटर्स फाइट को तो विन कर रहे हैं बट वो फाइट को फिनिश नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि डिसीजन से विन करते हैं। तो ओवरऑल गाइस, ये जो मेटा रैंकिंग्स हैं इससे मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूं, क्योंकि मैं खुद बार बार बोलते रहता था कि जो फाइटर्स ज्यादा एक्टिव हैं
या फिर ज्यादा बड़ी विंस को लेते हैं उनके रैंक और ज्यादा ऊपर जाने चाहिए। तो एग्जैक्टली ये जो मेटा रैंकिंग है ये वैसे ही वर्क करने वाली है। तो मैं प्रीटी हैप्पी हूं। बट इसी के साथ अब फाइटर्स की रैंक को देखते हैं और यहां पर कुछ नोटेबल फाइटर्स हैं जिनके रैंक बहुत ज्यादा नीचे गए, तो मे बी उनके लिए ये वाली रैंकिंग इतनी अच्छी ना हो। तो स्टार्ट करते हैं 145 पाउंड्स फेदरवेट डिवीजन से, जहां पर पहले मीडिया रैंकिंग्स में याई रॉड्रिगेज का रैंक नंबर 5 पे था। बट जैसे कि सब जानते हैं हर कोई याई रॉड्रिगेज को क्रिटिसाइज करता था कि वो बहुत ही कम फाइट करता है, वो साल में एक बार या फिर 1.5 ईयर्स में बस एक ही फाइट करता है। तो इसी के चलते ये जो मेटा रैंकिंग्स आई हैं यहां पर याई रॉड्रिगेज को टॉप 15 से निकाल ही दिया है। तो याई रॉड्रिगेज रैंकिंग में ही नहीं है। वेयर इज 155 पाउंड्स लाइट वेट डिवीजन की बात करें तो यहां पर जो सबसे बिग नेम वाला फाइटर है जिसका रैंक बहुत ज्यादा नीचे गया है तो वो है पैडी पिम्बलेट, जहां पर पहले पैडी पिम्बलेट नंबर 6 रैंक पे था, बट अब पैडी पिम्बलेट न्यू रैंकिंग्स की वजह से आ चुका है नंबर 9 पे। ऑब्वियसली पैडी खुश नहीं होने वाला है ये रैंकिंग्स को देखकर। बट गाइस, क्या तुम्हें वो दिन याद है जब पैडी पिम्बलेट नंबर 9 या फिर नंबर 10 रैंक पे था और जस्टिन की फाइट से पहले बिना कोई फाइट किए ही वो नंबर 5 या फिर नंबर 6 पे आ गया था। तो ये जो न्यू रैंकिंग्स है इन्होंने बस पैडी को ओरिजिनल प्लेस पे भेज दिया है जहां पर वो पहले था। बट ऑल्सो इसी के साथ मारिशो हफी का भी रैंक डाउन किया है, जहां पर माइकल चैंडलर को बीट करने के बाद हफी का रैंक नंबर 7 पे आ चुका था, बट अब न्यू रैंकिंग के अकॉर्डिंग वो आ चुका है नंबर 10 पर। अब मुझे इसका रीजन ये लगता है कि माइकल चैंडलर के अगेंस्ट अब विन लेना इतनी बड़ी बात नहीं है, वो ऑलमोस्ट अपनी हर एक फाइट को ही हारता है। तो इसीलिए हफी को जो नंबर 7 प्लेस मिल गई थी उसे अब वापस लिया गया है। बट नॉट ओनली गाइस रैंक नीचे गए बट कुछ फाइटर्स का रैंक ऊपर भी गए। लाइक फॉर एग्जांपल क्विलन साइलकिड की बात करें तो वो पहले नंबर 12 पे था बट अब वो आ चुका है नंबर 8 पर, क्योंकि क्विलन साइलकिड एक्टिवली फाइट कर रहा है और वो फाइट्स को विन कर रहा है बाय फिनिश। तो जैसे मैंने रूल्स को बताया था एग्जैक्टली यहां पर हम देख रहे हैं उसे इंप्लीमेंट होते हुए भी, जिधर क्विलन साइलकिड को 4 प्लेसेस का बूस्ट मिला है और वो डायरेक्टली टॉप 10 पे एंटर होकर नंबर 8 पे आ चुका है। पैडी द बैडी पिम्बलेट से ऊपर क्विलन साइलकिड आ चुका है, ये नॉट गोना लाई थोड़ा सा शॉकिंग है। अब लाइट हेवी वेट की बात करें तो यहां पर फॉर्मर चैंपियन मैगोमेड अंकलाएव नंबर 1 पे था बट अब वो आ चुका है नंबर 2 पर, वेयरएज फॉर्मर चैंपियन एलेक्स परेरा पहले नंबर 2 पे था बट अब वो आ चुका है नंबर 1 पे। ऑब्वियसली ये जो रैंक है ये फिर से ऊपर नीचे हो सकता है, जहां पर मैगोमेड अंकलाएव और खलील राउंट्री की जो फाइट होने वाली है उस पर ये सारी चीजें बहुत ज्यादा डिपेंड करेंगी। बट यहां पर भी एक फाइटर का नोट करने वाला है जिधर यान ब्लोविच नंबर 4 पे था बट अब उसे डायरेक्टली रैंकिंग के लास्ट पे कर दिया है, यानी कि वो आ चुका है नंबर 15 पर। एक तो यान ब्लोविच बहुत टाइम के बाद फाइट कर रहा है क्योंकि उसे डबल शोल्डर की इंजरीज हो गई थी और फिर उसके बाद जब वो फाइट भी करता है बोग्दान गस्कॉफ के साथ तो वो फाइट ड्रॉ जाती है। पोलो कोस्टा की बात करें तो उसके तो मजे हो गए। पोलो कोस्टा टॉप 5 में एंटर कर चुका है, जहां पर पहले वो नंबर 7 पे था बट अब वो आ चुका है नंबर 4 पर। इसका ये मतलब है गाइस पोलो कोस्टा को बस एक विन चाहिए। अगर वो अपनी नेक्स्ट फाइट को विन कर जाता है तो डायरेक्टली उसे लाइट हेवी वेट का टाइटल शॉट भी मिल सकता है। अब स्क्रीन पे तुम फाइटर्स के सारे चेंजेस को देख सकते हो बट मैंने यहाँ पर मेन फाइटर्स को तुम्हें बता दिया है कि कौन कौन से चेंजेस आए। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं मिडिल वेट डिवीजन की एक बहुत बड़ी फाइट के बारे में, यानी कि ड्रिकस डु प्लेसी और कमारू उस्मान की फाइट। 18 जुलाई को यूएफसी फाइट नाइट की मेन इवेंट में दोनों की फाइट होने वाली है और अब रिसेंटली इसी फाइट को लेकर ड्रिकस का इंटरव्यू भी आ जाता है, जहां पर पहले वो उस्मान के बारे में बोलता है कि उस्मान वेल्टरवेट डिवीजन का वन ऑफ द गोट फाइटर में से एक है और इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो कमारू उस्मान के साथ फाइट करेगा, जहां पर उस्मान एक ग्रेट फाइटर है। इसी के साथ कमारू उस्मान की जो रेसलिंग है वो टॉप लेवल की है। तो ड्रिकस का यहाँ पर कहना था कि वो किसी और स्ट्राइकर के साथ भी फाइट कर सकता था बट उससे वो सबको प्रूव नहीं कर पाता कि उसने कितनी ज्यादा इंप्रूवमेंट की है। तो इसीलिए वो ऐसे फाइटर के साथ फाइट कर रहा है जिसने ऑलरेडी शॉन स्ट्रिकलैंड को बीट कर दिया है, हामजा चिमाएव के साथ रेजर क्लोज फाइट की थी। तो ऐसे फाइटर के अगेंस्ट अब वो फाइट करने वाला है और सबको वहां पर शो कर देगा कि ऑलरेडी पहले वो एक कंप्लीट फाइटर था बट अब तो वो और भी ज्यादा बेटर बन चुका है। यहाँ पर ड्रिकस ने कमारू उस्मान को एक्यूज किया है कि वो फाइट को डिले कर रहा था क्योंकि वो रियली उसके साथ फाइट करना नहीं चाहता, जहां पर ड्रिकस का ये कहना था कमारू उस्मान भी जानता है कि अब वो कितना ज्यादा डेंजरस फाइटर बन चुका है। तो इसीलिए कमारू उस्मान ने इतना ज्यादा टाइम लगाया कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए। यूएफसी के ऑफिशियल्स ने उसे खुद बोला कि कमारू उस्मान की तरफ से डिले हो रहा है और उनके बार बार बताने से ही कमारू उस्मान ने कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है।
है तो ये गाइस दोनों के लिए टफ फाइट। जो मेन डिफरेंस यहाँ पर रहने वाला है, जो मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, वो है कि क्या कमारू उस्मान ड्रीकस डुप्लेसी को, जैसे कि हामजा ड्रीकस को बार बार ग्राउंड में लेके जाता है और उसे वैसे ही होल्ड करता है, क्या वो यहाँ पर कमारू उस्मान भी कर पाएगा, या फिर डीडीपी शो करने वाला है कि उसने इंप्रूव किया अपने ग्राउंड गेम और वो उस्मान के टेकडाउन्स को डिफेंड करता है, या फिर टेकडाउन होने के बाद जल्दी वापस खड़ा होता है। मुझे लगता है यही चीज देखना सबसे क्रूशियल है पूरी फाइट में, और इससे ही पता लगने वाला है कि कौन सा फाइटर विन करता है फाइट को। एंड दैट्स इट गाइस, ये थी पूरी वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।